तो बैंकिंग टर्म्स की सीरीज़ में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम समझने वाले हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कैसे काम करती है। आखिरकार में जो ये पॉलिसी है वो है क्या, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे आरबीआई इस पॉलिसी का यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कैसे आरबीआई इस पॉलिसी का यूज़ करके इंडिया में जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करता है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, सारी चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस लेक्चर की जो पूरी डिटेल में पीडीएफ है ये मैं उन बच्चों के साथ शेयर करूँगा जिन्होंने मेरा मेंटरशिप बैच लिया हुआ है इंटरव्यू का, चाहे वो आईडीबीआई मेंटरशिप बैच क्यों ना हो। अभी हमको पता है आईडीबीआई जेम के इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक मेंटरशिप बैच निकाला है। तो ये पीडीएफ से उन्हीं बच्चों के पास जाएगी। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम है उसके भी इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उसका भी मैंने इंटरव्यू बैच निकाला है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, तो ये पीडीएफ उनको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारे बच्चे इस वीडियो को फ्री में देख सकते हैं और मेरे क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ताकि अगर उनको भी मेंटरशिप बैच लेना हो तो वो डेमो की तरह इस वीडियो को समझ सकते हैं और मुझसे वो बैच ले सकते हैं। मात्र 249 में वो बैच है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो कैसे काम करता है, ठीक है। अभी मान लो एग्जांपल समझते हैं कि बाजार में 1 किलो प्याज का भाव चल रहा है 50 रुपये, ठीक है। अब बाजार में जो डिमांड है वो दो लोग हैं, मतलब बाजार में भी सिर्फ प्याज खरीदने के लिए सिर्फ दो ही लोग हैं। ये एक्स पर्सन है, पेन से करते हैं अपन इसको, ये मार्कर, हाँ, एक्स पर्सन है और वाई पर्सन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि बाजार में सिर्फ अभी दो ही लोग प्याज खरीदने जा रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब ये दो लोग प्याज खरीदने जा रहे हैं और बाजार में सप्लाई कितनी है, 10 किलो की सप्लाई है। तो ये 5 किलो खरीद लेगा, ये 5 किलो खरीद लेगा। एक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इक्विलिब्रियम बना बाजार में कि अभी 1 किलो का प्राइस 50 रुपये चल रहा है, मार्केट में 10 किलो है, ये दोनों खरीद लेंगे, ठीक है। अब एकदम से ऐसा हो जाए कि प्याज की डिमांड बढ़ जाए, मतलब जो खरीदने वाले एक्स वाई, अब जेड एल एम एन ओ 5 लोग और आ जाए, ठीक है। तो पहले कितने थे, 2 लोग थे, अब कितने हो गए, 5 मिला के 7 लोग हो गए, ठीक है। लेकिन प्याज की जो मार्केट में सप्लाई है वो सिर्फ 10 ही केजी की है। तो क्या होगा, खरीदने वाले तो बहुत है लेकिन प्याज मार्केट में है ही नहीं। तो एक तरह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ये 50 रुपये से बढ़ के 80 रुपये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ताकि ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस भीड़ के पास सिर्फ लिमिटेड पैसे हैं। अब एकदम से प्याज का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगी ना, बोलेगी नहीं नहीं अभी बहुत महंगा महंगा रेट चल रहा है, थोड़ा कम होने दो, हम तब खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, मार्केट में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा और प्राइस थोड़ा कंट्रोल में जाएंगे। ऐसे डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है, ठीक है। तो अभी कितने लोग बचे, 4 लोग बचे, 4 लोग आराम से इसमें मैनेज करके खरीद लेंगे, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो ऐसे काम करता है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं, पहले मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको अब आप समझो कि डिमांड ऐसी है कि डिमांड अब सिर्फ दो ही लोगों की है। जो पहले थी, एक्स प्याज खरीदना चाहता है, वाई खरीदना चाहता है, लेकिन जो सप्लाई है वो 10 केजी की सप्लाई। अब एकदम से मार्केट में 10 केजी से बढ़ा के मैं इसको 50 केजी कर दूँ, सब मतलब प्याज तो बहुत सारा मार्केट में, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम है। तो जो दुकानदार है वो क्या करेगा, 50 रुपये में बेच रहा था, बोलेगा भाई इसको 10 रुपये में ले जाओ और कैसे भी करके प्याज को मेरे पास से ले जाओ, नहीं तो मेरे पास रखे रखे सड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्राइस घट जाएंगे। तो आपको समझ में आया कैसे डिमांड सप्लाई काम करता है। अगर सप्लाई एकदम से बढ़ा दे और डिमांड उतनी नहीं बढ़े तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और एकदम से डिमांड बढ़ा दे और सप्लाई साथ में नहीं बढ़े तो क्या होंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल ऐसे काम करता है और इसी लॉ को अब ध्यान में रखना। इसी से हम जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कैसे बूस्ट करता है, उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई का ये उद्देश्य क्या है, क्यों ये मॉनेटरी पॉलिसी को हमारे देश में बनाया गया है, इसका कॉन्सेप्ट आया क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आया क्यों है, देखो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 जिसके तहत आरबीआई बना है, आरबीआई को सारी पावर उसी से मिलती है। उसी एक्ट के अंदर आरबीआई को ये पावर है कि वो देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बना सकता है। क्यों बना सकता है, ताकि जो मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस में एक स्टेबिलिटी रहे, एकदम से प्राइस एकदम से बढ़ ना जाए और एकदम से प्राइस एकदम कम ना हो जाए, ठीक है। उसके एकदम से प्राइस बढ़ जाता है उसके अलग नुकसान है, एकदम से कम हो जाता है उसके अलग नुकसान है, वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मतलब मार्केट में जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ को भी बूस्ट करना है, साथ में इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना है। इसलिए आरबीआई की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा कॉन्सेप्ट आया और आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आरबीआई को पावर दी गई है कि वो देश में मॉनेटरी पॉलिसी बना सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि आरबीआई कैसे, कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके आरबीआई इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व रेशियो। अब रिजर्व रेशियो क्या काम करता है, ठीक है।
सबसे पहला जो रिजर्व रेशियो है वो CRR है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, आप उसको याद कर लो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई बैंक है, ठीक है, यहाँ पर SBI का नाम लिखता हूँ मैं, SBI बैंक, एक मिनट ना, हाँ SBI बैंक है। अब SBI के पास मान लो 100 रुपये, 100 रुपये हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। उसमें RBI बोलता है कि आपको इसमें से 4% CRR मेंटेन करना है। कितना परसेंट? 4%। 100 का 4% कितना हुआ? 4 रुपये हुआ। तो इसमें से बैंक 4 रुपये अलग कर देगा, तो अब बैंक बस कितने बचे? 96 रुपीज़ बचे, ठीक है। अब इन 96 रुपीज़ को वो आगे लोन में दे सकता है। अब RBI ऐसा क्यों कर रही है? 4% उसको अलग रखने के लिए क्यों बोल रहा है? पहली बात तो RBI ये चाहता है कि बैंक में सेफ्टी बनी रहे, मतलब जो बैंक को जितना भी पैसा है वो पूरा पैसा लोन में ना दे, अपना पैसा कुछ बचा के साइड में रखे, क्योंकि अगर कल को मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, बैंक का पैसा डूब जाता है, तो अपने जो रिजर्व में पैसे रखे हैं उससे वो जो लॉस हुए पैसे को कंपनसेट कर सके, ठीक है। पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न ये है कि अगर मान लो RBI बोलता है आपको 4% मेंटेन करना है, ठीक है, तो बैंकों के पास कितना पैसा बचा? 96 रुपीज़। 96 रुपीज़ से वो आगे लोन दे सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि RBI बोल रहा है अब इसको आपको 4% नहीं करना, इसको आपको 18% करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अब बैंकों के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए। अब कितना बचेगा? 82 रुपीज़। पहले कितना था? 96 रुपीज़, अब बचेगा 82 रुपीज़। इससे होगा क्या? RBI ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब ये 4% 18% क्यों बढ़ा रहा है RBI? इससे करने से क्या होगा? देखो, जब भी RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या फिर ग्रोथ को बढ़ाना हो, अब सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है। अब वही यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अभी बाजार में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। 1 रुपीज़ जो ऑनियंस है उसकी कीमत चल रही है, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, वो चल रही है 200 रुपये किलो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 200 रुपये किलो क्यों चल रही है? क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं। मैंने आपको अभी बताया डिमांड एंड सप्लाई का रूल कैसे काम करता है। 200 रुपये चल रही मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। फिर से बता रहा हूँ, प्याज का रेट क्यों बढ़ा हुआ है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि मार्केट में भी पैसा बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, क्योंकि ज़्यादा खरीदने लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग मतलब प्याज खरीदने आ रहे हैं, सप्लाई मैच नहीं हो पा रही है। अब लेकिन ज़्यादा लोग प्याज खरीदने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में भी पैसा है, ठीक है। तो RBI क्या करेगी? RBI को ये संकेत बनेगी कि हाँ भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग प्याज खरीदने जा रहे हैं। तो RBI क्या करेगी कि बैंकों को बोलेगी भाई अब अभी 4% CRR मेंटेन कर रहे थे, आपके पास 96 रुपीज़ है, अब एक काम करो अब 18 रुपीज़ मेंटेन करो। तो अब कितने बचेंगे बैंकों के पास? 82 रुपीज़। तो देखो पहले 96 थे तो वो ज़्यादा लोगों को नीचे लोन दे पाता था बैंक। अब ज़्यादा लोगों को अगर लोन दे पाएगा तो ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और वो पैसे को लोग खर्च करेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बैंकों के पास देने के लिए पैसा ही कम है तो कम लोगों को पैसा मिल पाएगा। ऐसे मान लो कि 5 लोगों को पैसा मिल रहा था, ठीक है, अब लेकिन बैंकों के पास पैसा ही कम है, तो मान लो ये 3 लोगों के पास मिल रहा है, ऐसे में ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आ गया, ऐसे में कम लोगों के हाथ में पैसा आ गया। तो इससे क्या होगा कि पहले 5 लोग खरीदारी कर रहे थे, मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ 3 ही लोग खरीदारी कर पा रहे हैं, मतलब मार्केट में पैसा कम आ रहा है। तो इससे RBI ने क्या किया? मार्केट में एक तरह से पैसे को कम किया, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया प्याज का, आप इसको समझ सकते हो कि पूरे ऑल गुड्स को कंबाइन करके समझ सकते हो, क्योंकि RBI इन्फ्लेशन कैसे निकालता है? सारे गुड्स को मिला के तो निकालता है, एवरेज निकालता है, वो सिर्फ प्याज बस का तो नहीं निकालता। प्याज का आपको मैंने सिंपल समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सिंपल एग्जाम्पल से कैसे RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ग्रोथ को कैसे RBI उसमें अचीव करता है CRR की मदद से, ठीक है। जैसे मान लो RBI ने पहले बोला कि आपको 4% CRR मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन अब RBI बोल रहा है कि आप सिर्फ 2% मेंटेन करो। तो पहले बैंकों के पास कितने पैसे बच रहे थे? 96 रुपीज़ बच रहे थे, अब कितने बच रहे हैं? 98 बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसे हैं लोगों को देने के लिए लोन में, तो ज़्यादा लोगों को लोन, पहले मान लो सिर्फ 4 लोगों को लोन मिल पा रहा, अब लेकिन 6 लोगों को लोन मिल पा रहा है। तो पहले से मार्केट में 4 लोग खरीदारी कर रहे थे, अब 6 लोग खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में पैसा ज़्यादा आया। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो ग्रोथ बढ़ेगी। कैसे ग्रोथ बढ़ेगी उसको समझते हैं। जैसे मान लो ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि RBI के पास पैसा ज़्यादा लोन देने के लिए RBI ने इसको भी लोन दिया, इसको भी लोन दिया, इसको भी लोन दिया। अब मान लो मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3, ऐसे आप बहुत सारे लोगों को समझ सकते हो। अब समझ लो कि RBI ने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया है, तो बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा है। अब ये जाएंगे खरीदारी करने, मान लो इसको कोई कार खरीदनी है, ठीक है, ये जाएंगे सुपर मार्केट में कपड़े खरीदने, ये किसी और मार्केट में जाएंगे XYZ मार्केट वो खरीदने, ठीक है।
अब इसने कार खरीदी तो इसका मतलब क्या हुआ, कार की डिमांड बढ़ रही है। ये सुपर मार्केट में गया, उसमें ग्रोसरीज की डिमांड बढ़ रही है। ये XYZ मार्केट में गया कपड़े खरीदने, मतलब कपड़े की डिमांड बढ़ रही है। तो इससे क्या हुआ, कार की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मतलब क्या है, कार और मैन्युफैक्चर होती है। कार मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, लेबर्स करते हैं। तो उनसे लेबर्स को क्या हुआ, नौकरी मिली कि नहीं मिली। कपड़े खरीदने गए और कपड़े की डिमांड बढ़ी तो कपड़े और मैन्युफैक्चर होंगे, तो उससे क्या हुआ, कपड़े के जो लेबर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो लेबर्स हैं इन्होंने कार बनाने में मेहनत की तो इनको भी तो पैसे मिलेंगे, ये फिर जाके मार्केट में खर्च करेंगे। तो ये साइकिल घूमती रहती है और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती रहती है। समझ गए आप, ऐसे काम करता है ये ग्रोथ का फॉर्मूला। तो यही दिया हुआ है कि CRR मतलब क्या होता है कि बैंक को इतना परसेंट मेंटेन करना पड़ता है, कितना, जितना उनके पास पैसा है। इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब जितना टोटल डिपॉजिट है बैंकों के पास उसका सर्टेन परसेंट RBI के पास जमा करना पड़ता है। और ये कैश फॉर्म में रहेगा, उसको बैंक निकाल नहीं सकता। किस फॉर्म में रहेगा, कैश फॉर्म में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना। ये इंटरव्यू पूछ सकता है किस फॉर्म में रहता है, कैश फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब कितनी लिमिट है, पहले लिमिट दी हुई थी, अभी थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो, PDF मैंने शेयर कर दी अपने इंटरव्यू वाले बच्चों के साथ। अब कोई फ्लोर लिमिट नहीं है, करंट में 4.5 चल रहा है अभी, लेकिन लेटेस्ट में थोड़ा चेंज हो गया, उसको हम आगे समझते हैं। और ये पूरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कैसे काम करता है। मान लो बैंक का 100 रुपये डिपॉजिट में और CRR 10% चल रहा है, तो 10% RBI के पास कैश में रखना पड़ेगा और बैंक के पास सिर्फ 90 रुपीज़ बचेंगे आगे लोन में देने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है और मनी मल्टीप्लाई होता रहता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, और ऐसे सेम कॉन्सेप्ट है SLR का। देखो जो मेन फॉर्मूला है ना वो मैंने आपको समझा दिया। जो आपसे इंटरव्यू में मेन कॉन्सेप्ट पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी से RBI कैसे इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब जो आपको मेन जो रिजर्व रेशियो है, हाँ मेन जो रिजर्व रेशियो है उसके अंदर की डिटेल्स पढ़नी है, ये आपसे डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ अंदर की डिटेल्स पढ़नी है जो आपसे वहाँ पर पूछ सकता है, आप उस पर ध्यान दो। मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वो आपको एक बार समझना। ऐसी SLR होता है। SLR क्या होता है, ये भी एक सर्टेन परसेंट, CRR तो मेंटेन करना ही है, SLR अलग से मेंटेन करना है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें क्या मैंने बताया था कि जो CRR है वो RBI के पास रखना होता है प्योर कैश फॉर्म में, लेकिन SLR कैसा नहीं है, इसमें आपको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे, या तो आप कैश में रखो या तो गोल्ड में रख सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, ट्रेजरी बिल्स हो, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी कोई सीलिंग, इसका फ्लोर रेट नहीं है, मतलब मिनिमम नहीं है, लेकिन 40% की सीलिंग है, मतलब 1% से लेकर 2% लेकर 40% तक मैक्स हो सकता है। ठीक है, ऊपर मैंने क्या बताया था कि वो सिर्फ कैश में होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कैश में नहीं, ये गोल्ड में हो सकता है और कोई भी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती है उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी करंट का SLR क्या चल रहा है, 18% चल रहा है। और सेम चीज़ जो RBI CRR की मदद से करता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, वही सेम चीज़ SLR की मदद से भी RBI करता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि इन दोनों में से फ्रीक्वेंटली क्या यूज़ होता है, तो CRR यूज़ नहीं होता, फ्रीक्वेंटली SLR यूज़ होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि RBI सबसे ज़्यादा यूज़ किसको करता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप बताओगे कि SLR का ज़्यादा यूज़ होता है, CRR का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो होती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, देखो जब भी कोई बैंक है, आपको मैंने अपने बैंक वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी बैंक है उसको जब उधार चाहिए होता है तो वो किससे पैसे मांगता है, या तो देखो बैंक आपस में मांग लेते हैं, लेकिन कई बार बैंक, ज़्यादातर बैंक जो क्या होते हैं वो RBI से पैसे मांगते हैं, क्योंकि RBI से उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं। बैंक जब आपस में लेन देन करते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन जब बैंक RBI से करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो जो जिस रेट में RBI बैंकों को पैसा देता है ज़रूरत पड़ने पे, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उसमें साथ में एक रिपर्चेस एग्रीमेंट साइन होता है, मतलब जैसे मान लो कि SBI है, ठीक है, SBI ने RBI से लोन लिया, RBI से SBI को जरूरत पड़ गई, RBI से लोन लिया कितने का, 5 करोड़ का। ठीक है, तो ये 5 करोड़ ऐसे RBI नहीं दे देगा, SBI को इसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो गिरवी क्या रख सकते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी, या फिर कुछ FD वाले कुछ कागज रखने पड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो अक्सर बैंक क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती है ना वो गिरवी रखते हैं। ठीक है, तो उसी का रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन होता है कि मैं 14 दिन के लिए आपके पैसे ले रहा हूँ 5 करोड़ रुपए, और उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपके पास गिरवी रख रहा हूँ। तो रीपर्चेस एग्रीमेंट में ये रहता है कि 14 दिन बाद आप मुझको मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे देना, मैं आपको आपके 5 करोड़ वापस दे दूंगा। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम अमाउंट, अब याद कर सकते हो, ये पूछ सकता है। और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए होता है,
है 1 से 90 दिन के बीच में, ठीक है। तो जो जिस रेट पे, ये याद रखना कि आरबीआई बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म्स के लिए, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो, जो आरबीआई है, अब कई बार बैंकों को जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई को भी जरूरत पड़ती है उधार की, ठीक है। तो आरबीआई किससे लेता है? वो बैंकों से लेता है। तो जिस रेट में बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई को पैसे की जरूरत होगी तभी वहां पर मतलब बैंक उनको देंगे पैसे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब ये तो वन ऑफ द रीजन है ही, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा रहता है। तो देखो, बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो कैश पड़ा है उसका कोई यूज नहीं है, तो अपने पास रखने में तो उसका रिटर्न जीरो आएगा। तो बैंक क्या करते हैं, उसको आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, एक तरह से एफडी करा देते हैं, और आरबीआई उनको थोड़ा परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। उससे क्या होता है, बैंक का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं जिस रेट पे, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, अब वो पैसे को अपने पास तो रख नहीं सकते क्योंकि उसमें 0% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई के पास जमा कर दें तो आरबीआई उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारा क्वेश्चन ये होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की मदद से आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कैसे कैसे ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब जैसे देखो, समझते हैं, पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया रेपो रेट क्या होता है, बैंक को जब जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से लोन ले लेता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आरबीआई ने बोला कि मैं आपको 5% पे लोन दूंगा, ठीक है। तो बैंक बोले, एसबीआई बोलेगा ठीक है मेरे को 5% पे दो, और फिर एसबीआई उसी को 7% में घुमा देगा, ठीक है। अब लेकिन अचानक से आरबीआई बोल दे कि मैं इसको 7% कर दूंगा, तो पहले बैंक बोलेंगे भाई तुम तो 5% में दे रहे थे, अब अचानक से इसको 7% कर दोगे, तो उसका मतलब क्या है कि बैंक अब आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि 7% में वो अगर आरबीआई से लेंगे तो उनको फिर आगे कस्टमर को ज़्यादा में देना पड़ेगा, और ज़्यादा में कस्टमर लेंगे नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से आरबीआई जानबूझ के अपने जो रेपो रेट है उसको बढ़ा रहा है ताकि कम बैंक उनसे पैसा लें। अब क्यों लें? क्योंकि अगर बैंक आरबीआई से कम पैसा लेंगे तो वो आगे कस्टमर को कम पैसा दे पाएंगे। आप समझ रहे हो ना। मान लो जैसे इसको समझते हैं हम, जैसे मान लो आरबीआई ने बोला मैं 5% पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब एसबीआई भी आ गया, पंजाब नेशनल बैंक भी आ गया, इन्होंने 5% पे लोन लिया, आगे कस्टमर में घुमा दिया। अब मान लो उन्होंने 10 कस्टमर में पैसे बांट दिए, अब 10 कस्टमरों के पास पैसा है, वो जाके कहीं ना कहीं खरीदी करेंगे और मार्केट में पैसा आएगा और वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब जैसे मार्केट में भी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई चाहता है कि कम लोगों के पास पैसा हो, तो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, अब करेगा 7%। तो अब बोलेगा, एसबीआई बोलेगा भाई कि नहीं 7% में हमको नहीं चाहिए, एसबीआई भी आउट हो गया, पीएनबी भी आउट हो गया। तो पहले एसबीआई 10 लोगों को लोन दे रहा था, अब मान लो उसका फंड कम है तो हो सकता है वो सिर्फ 3 लोग को ही लोन दे। तो इससे क्या होगा, एक तरह से आरबीआई ने मार्केट में पैसा कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, पहले 10 लोग खरीदारी कर पा रहे थे, अब सिर्फ 3 ही लोग खरीदारी कर पाएंगे, तो एक तरह से मार्केट में पैसा कम हो गया और इन्फ्लेशन से बच गए। और इसी का जब वो उल्टा कर देंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। जैसे मान लो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% चल रहा था, ठीक है। तो बहुत कम बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे थे, तो सिर्फ 3 लोग पे बांट रहे थे। अब लेकिन आरबीआई चाहता है कि ज़्यादा लोगों के पास पैसा आए ताकि वो मार्केट में जाके खरीदारी करें। तो क्या बोलेगा, ठीक है मैं 5% में दूंगा। तो एसबीआई भी आ गया, पीएनबी भी आ गया, उसने 10 लोगों को लोन दिया, 10 लोगों ने जाके मार्केट में खरीदारी की, एकदम से मार्केट में ग्रोथ बढ़ गई। तो ऐसे आरबीआई मेंटेन करता है रेपो रेट को, ठीक है। और ऐसे रिवर्स रेपो रेट भी काम करता है। कैसे काम करता है, मैंने क्या बताया, बैंक में जब ज़्यादा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास पैसे अपने सेव कर देते हैं। अब जैसे आरबीआई बोला कि मैं आपको 3% दे रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं आपके पास अभी पैसे जमा करवा रहा हूँ आपको, एसबीआई नहीं बोला, पीएनबी नहीं बोला। तो जब आरबीआई 3% बोला, अब एकदम से आरबीआई को मार्केट में पैसे बढ़ाने, क्या करने, पैसे बढ़ाने, जैसे मतलब मार्केट में चाहता है कि आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे आए, तो क्या बोलेगा मैं 3% नहीं, हम 1% दूंगा। तो क्या पीएनबी या एसबीआई 1% पे आरबीआई के पास पैसा रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। क्यों नहीं रखेंगे भाई, पहले उनको 3% ब्याज मिल रहा था, अब 1% मिल रहा है, तो सोचेंगे भाई 1% में मन नहीं देते, इससे अच्छा हम कस्टमर को ही लोन दे देते हैं। आप समझ रहे हो ना। और इसी का जब हम उल्टा कर देंगे 1% पे, अब बड़ा बोल देगा कि 3%, और इसी का जब हम उल्टा कर देंगे, मतलब जब आरबीआई को मार्केट से पैसे निकालने हो, पैसे क्यों निकालने हो, क्योंकि अभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन कम हो, लोगों के पास पैसा कम आए। तो कैसे करेगा, पहले वो 1% दे रहा था, अब बोलेगा ठीक है मैं 3 से 4% दे रहा हूँ।
तो ये क्या बोलेंगे भाई ठीक है हम कस्टमर को नहीं देते, कस्टमर में थोड़ा रिस्क भी रहता है कि हमारा पैसा लॉस ना हो जाए, इसलिए हम 4% में आरबीआई के पास पैसे सेव कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, पैसे जो आरबीआई के पास चले गए, नीचे कस्टमर के पास जा ही नहीं पाए, तो कम कस्टमर के पास गए तो कम लोगों ने खरीदारी की, तो मार्केट में क्या हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन हो गया। ऐसे आरबीआई इन चीज़ को कंट्रोल करता है, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद एमएस क्या होता है, एमएसएफ, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखो जो उसका मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, या पीडीएफ में पढ़ लेना, मैंने आपको शेयर कर दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि बैंकों को आरबीआई से ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो शॉर्ट टर्म्स के लिए जिस रेट पे लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स में, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन एमएसएफ में बैंक वाले आरबीआई से पैसा लेते हैं, उसके बदले में सिक्योरिटीज़ को उधार रखते हैं। सिक्योरिटीज़ को उधार रेपो रेट वाले में भी रख रहे थे, इसमें भी रखते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहे थे ना वो अलग थी। लेकिन मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि जो एसएलआर है, एसएलआर कैसे मेंटेन करते हैं, या तो कैश में मेंटेन करते हैं, या तो गोल्ड में, या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। लेकिन जब एमएसएफ वाली विंडो को जब बैंक यूज़ करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाली विंडो को जब बैंक्स यूज़ करते हैं, तो जो एसएलआर वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको भी गिरवी रख के बैंक से पैसा ले सकते हैं, आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। अब कोई बैंक ऐसा क्यों करेगा, अब जैसे देखो मान लो बैंक को कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है लेकिन उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उतनी नहीं है, तो क्या करेगा, ये एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी रख के आरबीआई से ज़्यादा अमाउंट में पैसा लेगा और वो नीचे पैसे कस्टमर को पास कर देगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी। और इसी तरह आरबीआई इसका भी यूज़ करके वो ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आप समझ गए इसका मतलब। इसके बाद हम समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है। इसको यूज़ करके गवर्नमेंट आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो आरबीआई के पास बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी रहती हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मान लो आरबीआई बैंक से परचेज कर रहा, जैसे मान लो आरबीआई को क्या करना है, लिक्विडिटी लानी है, मार्केट में लिक्विडिटी लानी है, तो क्या करेगा, वो बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। अब ऐसा नहीं सिर्फ बैंक से, जिसके पास भी है, जैसे बहुत सारे जो ब्रोकर हैं उन सबसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। अब अगर मान लो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रहा, मान लो बैंक से ही खरीद रहा, तो उसके बदले में पैसे तो दे रहा है ना। अब बैंक पैसे का क्या करेंगे, वो कस्टमर को ही पास करेंगे। देखो जब भी आरबीआई को ग्रोथ को बढ़ाना हो, मतलब वो चाहता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा खर्च करें, लोगों के पास पैसा आए, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा, उसके बदले बैंकों के पास पैसा आ जाएगा और बैंक वो आगे पास कर देंगे लोन में, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे कम करें, कम पैसे लोगों के पास जाए लोन के तौर पे, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से खरीद लेगा। कैसे खरीदेगा, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर देगा। सेल करेगा तो कैसे, जैसे मान लो बैंकों को सेल किया, तो बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई, तो बैंकों ने आरबीआई को उसके बदले में क्या दिया, पैसा दिया, तो जो बैंक के पैसे हैं वो तो आरबीआई के पास चले गए। अब जब बैंक के पास पैसे ही कम रहेंगे तो कस्टमर को कम पास करेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही कम होगा, तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। तो इस तरह से आरबीआई इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कौन कौन से टूल्स है, मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये आपको बताना है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका नाम लेना है। तो ये सारे टूल्स मैंने आपको बताया, ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट टूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, ये आप नेट से एक एक लाइन की डेफिनेशन ही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट थे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने पूरे आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने मेरा मेंटरशिप बैच लिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप में आके पूछ सकते हैं। मैं उन सारे बच्चों का जवाब दूंगा जिन्होंने मेरा मेंटरशिप बैच लिया है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे बच्चों का मैं रिप्लाई करूँगा जैसे कि मैंने कहा। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपको अगर मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है तो मात्र 249 का ये बैच है। उसमें आपकी इंटरव्यू की सारी तैयारी कराई जाएगी A to Z, चाहे वो IDBI जैम का इंटरव्यू हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू क्यों ना हो, ठीक है। और कोई इस बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट पे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उसमें वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दिया है और इस बैच की सारी डिटेल्स वहाँ पर लिख दी है, ठीक है।
और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।